हेलो दोस्तों, इस प्रीवियस स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम देखने वाले हैं जो पंचायती राज व्यवस्था को हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें कुछ छूट गया था, तो हमने बोला था कि दूसरे वीडियो में इसको हम बनाएंगे। तो वही आज हम आपको लेकर समक्ष आए हैं। इससे पहले हमने आपको पंचायती राज व्यवस्था के तहत किस तरह से देश में पंचायती राज व्यवस्था मतलब अस्तित्व में आया या कब से पंचायती राज व्यवस्था जो स्थानीय स्वशासन का जाना जाता है। और स्थानीय स्वशासन आपको प्राचीन काल से संबंध है। जब चोल काल में देखें तो पंचायती राज को ही स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता था। और चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण उसका एक महत्वपूर्ण विशेषता कहिए तो स्थानीय स्वशासन थे वहाँ पे। और ठीक उसी प्रकार मध्यकाल में राजतंत्र मजबूत हो गया। इसके कारण स्थानीय स्वशासन एक मतलब सीमित हो गया था और गौण हो गया कुछ दिन के लिए। फिर आप जब देखेंगे 1882 में, जो पिछले वीडियो में उसको मोटा मोटी बता देते हैं। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा मद्रास के क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई थी। स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। आधुनिक काल में बोले तो आधुनिक काल में 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा मद्रास में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई थी और सफल ही हुआ था। इसके बाद सभी राज्यों में नहीं थी पंचायती राज व्यवस्था। फर्स्ट बार में आप बात करें तो जब हमारे देश की आज़ादी मिली तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, जो राजस्थान में पड़ता है, नागौर में स्थापित हुआ था प्रथम बार। और इसके बाद पूछता है, एक बिहार दरोगा जब एक्साइज इंस्पेक्टर का 127 पोस्ट का एग्जाम हुआ तो उसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो प्रथम बार राजस्थान नागौर में और आंध्र प्रदेश में क्रमशः इन 2 राज्यों में प्रथम बार 1959 में ही आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि प्रथम 2 राज्य कौन है जहाँ पे स्थानीय स्वशासन जो पंचायती राज व्यवस्था उसको लागू किया गया था। तो प्रथम राजस्थान नागौर जिला में स्थापित किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, और दूसरा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था 1959 में। तो यहाँ तक तो बेसिक पॉइंट था जो हमने कल उस दिन पिछले वीडियो में बताया था। और उसमें आप डिटेल में बताएं किस तरह से समिति आई थी। बलवंत राय मेहता समिति आई थी, अशोक मेहता समिति आई थी, उसके बाद GV राव समिति आई, फिर सिंघवी समिति आई। और किस समिति ने क्या इसका विवरण दिया उसको हम डिटेल बताएंगे। उसको आप लोग देख लीजिएगा फर्स्ट वीडियो को। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ग्राम पंचायत यह त्रिस्तरीय है। BR मेहता समिति 1857 में BR मेहता समिति 1957 में रिपोर्ट दिया था त्रिस्तरीय का। तो त्रिस्तरीय आज हम लोग देखेंगे, जिसमें से प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत में मुख्य रूप से मुखिया होते हैं, पंचायत समिति का प्रमुख होते हैं, और जिला परिषद का हेड अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं। तो इसी को डिटेल देखते हैं। तो ग्राम पंचायत की बात करें तो इसका हेड होता है जो मुखिया होता है। तो मुखिया समझिए कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। सोशल वर्कर होते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता इनको मान के चलिए, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि यह ग्राम पंचायत के जो सभी गांव होते हैं, ग्रामीण जितने भी होते हैं, सभी गांव में जो कार्य होता है, विकासात्मक कार्य को क्रियान्वित करते हैं। तो यह ग्राम पंचायत के सभी गांवों में विकासात्मक कार्य को क्रियान्वित करते हैं। और साथ ही विकासात्मक कार्य के लिए रणनीति बनाते हैं।
जैसे विकासात्मक कार्य में क्या क्या हो जाएगा, जैसे आपको मान लीजिए जितने भी लाभार्थी हैं जो लाभ प्राप्त करने योग्य है उसका एक पहचान करेंगे मुखिया, और उसके तहत उनको जो लाभ मिलना चाहिए उचित, जैसे वृद्धा पेंशन है आपका, या इंदिरा आवास है, या जितना भी कृषि से संबंधित लाभ है, किसानों को लाभ है देना, वो सब मुखिया देते हैं। तो आप मान सकते हैं कि शैक्षणिक रूप से भी ये देखते हैं, चूँकि हम इससे पहले वीडियो में बताते हैं कि 29 कार्य क्षेत्र है जो पंचायत लेवल पर दिया गया है पंचायत राज व्यवस्था में। तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया इत्यादि बहुत सारे, चूँकि 29 कार्य क्षेत्र हैं तो इस तरह के ये देख रेख करते हैं। इसी में एक पोस्ट होता है आपका ग्राम पंचायत में ही, न्यायिक स्तर पे वो होते हैं, उनको आप न्यायिक पदाधिकारी होते हैं। एक मिनट, इसको आप लोग समझ गए होंगे कि ग्राम पंचायत का हेड जो मुखिया होता है, मुखिया सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। यह ग्राम पंचायत के सभी गांवों में विकासात्मक कार्य के क्रियान्वित करते हैं और साथ ही आगे की रणनीति बनाते हैं किस तरह से कार्य और विकास किया जाएगा पंचायत में। जैसे में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और बहुत सारे टोटल 29 कार्य क्षेत्र हैं। आइए इसको में देख लेते हैं। एक आप सरपंच के नाम सुने होंगे, एक सरपंच होते हैं। सरपंच मतलब न्यायिक अधिकारी या न्यायिक पदाधिकारी आप इनको कह सकते हैं, पंचायत लेवल पे होते हैं। तो सरपंच का कार्य होता है फौजदारी, इनका कार्य होता है फौजदारी एवं दीवानी मामलों को देखना। और यहाँ पे एक आप इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं कि यहाँ जो दीवानी या फौजदारी मामला है जिसमें दंड का प्रावधान होता है या सजा का प्रावधान होता है, तो इसमें मैक्सिमम 10,000 तक ही वैलिड रहेगा। 10,000 तक के मामला देख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन भी उठाएगा तो यहीं से उठाएगा, यानी ये तो सरपंच सबको जानते हैं कि फौजदारी या दीवानी मामलों को देख रेख करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको उठाएगा, अगर बीपीएससी में उठाएगा या दरोगा में उठाएगा, बिहार पुलिस में मैक्सिमम चांस है कि बीपीएससी में सब क्वेश्चन उठाता है। तो 10,000 रुपया तक के 10,000 रुपया तक के जो मामला होता है वही सरपंच के पास होता है। अन्यथा अगर इससे अधिक होगा, 10,000 से अधिक होगा, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाएगा, इनके पास नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम ग्राम के मुखिया को देख लिए, हेड को। अब आते हैं हम लोग पंचायत समिति में। तो पंचायत समिति में आपका जो पंचायत समिति का जो हेड होता है उसको प्रमुख कहते हैं। हाँ, एक चीज़ आप बताने भूल गए थे, यहाँ मुखिया का चुनाव होता है, जो यहाँ मुखिया का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, यहाँ पे जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति का जो हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है इनका चुनाव, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष क्यों कहेंगे? क्योंकि जो पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति आपको ग्राम स्तर के होता है, ग्राम से ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ते हैं पंचायत समिति। अब पंचायत समिति सदस्यों का जो मिलकर चुनाव करते हैं, मान लीजिए कोई किसी भी प्रखंड में मान लीजिए कि 50 वो पंचायत समिति चुने गए हैं या 40 चुने गए हैं, तो आधा से अधिक जिसके पास हो गए वो पर एक हेड हो जाएंगे, जिसके पक्ष में आधा से अधिक वोट चल जाएगा, यानी 50% +1 अगर जिनको मिल जाता है, एक तरफा हो जाते हैं। मान लीजिए 50 मेंबर हैं, पंचायत समिति 50 वो है, इसमें से अगर 26 को एक तरफ चल गया तो यही आपको चेयरमैन बनाएगा। चेयरमैन यही बनाएगा, 26 वाले बनाएंगे। तो आप देखते हैं ब्लॉक में प्रमुख होते हैं, प्रमुख पंचायत समिति के हेड होते हैं, और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनका मुख्य रूप से कार्य है, अब इनकी कार्य की बात करें तो इनकी मुख्य रूप से कार्य है, जो ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत के जो वार्षिक योजना होता है उस पर विचार विमर्श करना, और साथ ही समेकित योजना जो होता है उसको जिला परिषद समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना, करना तथा समेकित योजनाओं को जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना, जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो
हम कह सकते हैं कि पंचायत समिति जो प्रमुख होता है, जिसको जिस हेड होता है उसको प्रमुख कहते हैं, और प्रमुख को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और जो इनका जो कार्य प्रमुख मुख्य रूप से होता है कि ग्राम पंचायत की वार्षिक जो योजना है उस पर देखना, विचार विमर्श करना, और उसको साथ ही समेकित योजना जो होता है जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो ये हो गई पंचायत समिति के बारे में, जिसका हेड प्रमुख होते हैं और इनकी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं जिला परिषद। इससे ज़्यादा नहीं कुछ आएगा, इसलिए हम ज़्यादा नहीं डिटेल इसको जा रहे हैं, जो आएगा उसी को हम बता रहे हैं सिर्फ। तो जिला परिषद का जो प्रमुख होता है वो वो अध्यक्ष होता है। तो इसका जो चुनाव होता है अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसका भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो आपको फंसाने के लिए दे देगा कि जिला परिषद के जो प्रमुख होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इनका मुख्य रूप से कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षक रूप में कार्य करना, पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना। तो इससे ज़्यादा ही सबसे क्वेश्चन नहीं आता है, बस इतना ही आता है कि जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं या चेयरमैन होते हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो इनका मुख्य रूप से समन्वय में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इनकी कुछ कार्य होता है जो ग्राम स्तर के इनके पास आकर बोलेंगे कि किस तरह से चल रहा है, और नहीं होता है तो इसका पर्यवेक्षक रूप में भी कार्य करते हैं। पर्यवेक्षण में भी ग्राम पंचायत में आते हैं। और मुख्य रूप से आप समझते हैं कि जो ये प्रमुख है, जो ये दोनों बीच की कड़ी है, इधर यहाँ से इन्फॉर्मेशन कुछ लेते हैं और यहाँ से इधर इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ कमी होती है तो उधर बताते हैं। तो इस तरह से आप कहते हैं कि मीडिएटर का कार्य करते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ अगर 20 लाख से आबादी कम है, 20 लाख से आबादी कम है अगर, तो ये बीच वाला नहीं होगा, पंचायत समिति नहीं होगा, सिर्फ आपको ग्राम पंचायत और जिला परिषद ही होगा। तो याद रखिएगा 20 लाख से कम जिसकी जनसंख्या होगी, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, वहाँ पे पंचायत समिति जो आपका द्वितीय स्तर के होते हैं ये नहीं होगा, सिर्फ ग्राम पंचायत और जिला परिषद ही होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर रूप से समझ गए होंगे। आइए इससे और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको देख लेते हैं। इससे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि 24 अप्रैल। आंसर इसका आएगा 24 अप्रैल। तो आखिर 24 अप्रैल को क्यों मनाते हैं पंचायती राज दिवस? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल को इसलिए मनाते हैं कि आपको पता हो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई और ठीक नेक्स्ट अगले साल 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हो गया। देखें 73वां संविधान 1992 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई और नेक्स्ट ईयर 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हो गया। और जहां नहीं था पंचायती राज व्यवस्था वहां भी इसको लागू किया गया। तो इसीलिए 24 अप्रैल को आपको पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल 1993 को क्वेश्चन पूछा है कि जो 73वां संविधान संशोधन था वो कब पूरे देश में लागू हुई। तो जब 73वां संविधान संशोधन आपको पूछेगा कि कब लागू हुई, तो आप बताइए कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई। और इसी के उपलक्ष्य में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे और क्वेश्चन आता है एक कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो आप याद रखिएगा 3 ऐसे राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको पहले राज्य हम लोग देख लेते हैं। नागालैंड, मेघालय, और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो ये आपको हम बताए हैं कि यहाँ पे नहीं है पंचायती राज व्यवस्था। इतनी जगहों पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है।
तो याद रखिएगा ध्यान से, पूर्वोत्तर का राज्य है और बार बार क्वेश्चन यहाँ से फंसाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो आपको 3 यहाँ से दे देगा, सॉरी कोई यहाँ से 1 दे देगा और एक अरुणाचल भी दे देगा, अरुणाचल दे देगा आपको, फिर आपको सिक्किम दे देगा, सिक्किम दे देगा, फिर आपको दे देगा मणिपुर दे देगा, मणिपुर दे देगा। तो याद रखिए ये तीनों राज्य में है, तो यहाँ से 3 उठा लेगा, एक में यहाँ से उठा लेगा, तो कंफ्यूज करिएगा। इसलिए याद रखिएगा कि अरुणाचल, सिक्किम और मणिपुर पूर्वोत्तर का राज्य है जहाँ पे लागू है, और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू नहीं है। नागालैंड, इसका एक ट्रिक भी लोग बनाते हैं कि मीना जी का दिल में प्यार नहीं है, तो इस टाइप के नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि किसी को अगर मीना नाम रहेगा लड़की को तो बुरा मान लेंगे, इसलिए हम मीना जी के नाम से नहीं बनाएंगे। आप याद रखिएगा सीधा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, अन्यथा सभी जगह लागू है। तो बस इतना ही इसमें, और अब पंचायती राज व्यवस्था खत्म हो गया 2 वीडियो में। इसके बाद हम जो पॉलिटी का बचा हुआ पार्ट से उसको लाएंगे, और थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो, लगता है आपको नहीं मिला, तबीयत खराब हो गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर रूप में समझ में आया होगा, और कुछ अगर नहीं समझ आया तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट देखने के लिए धन्यवाद।